अरे पर आपके गुस्सा करने से होगा क्या? सिलेबस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। अरे पर सर ये तो कोई बात नहीं होती, 10 दिन से टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, कभी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कभी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कभी मोर्स मेथड, वोलार्ड मेथड, मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड, फजांस मेथड, कभी ग्रेविमेट्रिक, कभी डायजोटाइजेशन, कभी टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, कभी एसिड बेस टाइट्रेशन, कभी एक्वस टाइट्रेशन, कभी नॉन एक्वस टाइट्रेशन, कभी आयोडीमेट्री, कभी आयोडोमेट्री, कभी आयोडेटोमेट्री, कभी ब्रोमेटोमेट्री, कभी डाइक्रोमेट्री, कभी सेरीमेट्री। सर क्या चल रहा है ये? जिंदगी है या टाइट्रेशन है? ठीक है, मैं समझता हूँ आपका गुस्सा जायज है। नहीं सर, अभी पूरा गुस्सा सुनो। हमने फार्मेसी ली थी, कभी हमने सोचा था ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, डोज फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, डोज से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे, ड्रग का साइड इफेक्ट देखेंगे, एडवर्स इफेक्ट देखेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट देखेंगे, कौन सी ड्रग को मार्केट में लानी है नहीं लानी, वो सब चीजें देखेंगे। पर आप क्या करा रहे हो? टाइट्रेशन टाइट्रेशन टाइट्रेशन, और एक भी टाइट्रेशन छोड़ी है क्या? हो गया गुस्सा? और आपका रिवीजन हो गया? चलो, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम सारी टाइट्रेशन पढ़ चुके हैं, प्रेसिपिटेशन, मोर्स, वोलार्ड, मॉडिफाइड वोलार्ड, और आपका फजांस मेथड, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक, डायजोटाइजेशन, एक्वस, नॉन एक्वस, एसिड बेस टाइट्रेशन, और टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन में सारी टाइट्रेशन, आयोडी, आयोडो, आयोडेटो, सेरी, ब्रोमेटो, डाइक्रोमेट्रो, और भी पोटेशियम टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडेट, वही आयोडेटोमेट्री। तो मतलब कि आप बहुत सारी टाइट्रेशन पढ़ चुके हो, है ना? अब आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की यूनिट नंबर 5, और यहाँ पर भी आपको टाइट्रेशन ही पढ़नी है। पर ये टाइट्रेशन थोड़ी सी अलग है, बिल्कुल थोड़ी सी अलग है, पर मजेदार है। सर आप तो हर बार ऐसे ही कहते हो टाइट्रेशन मजेदार है, हर बार कोई नया कंसेप्ट ले आते हो और परेशान करते रहते हो। थोड़े दिन की बात है, 2-3 लेक्चर की बात है, फिर खत्म हो जाएगी एनालिसिस, फिर आप भी खुश, मैं भी खुश, है ना? तो देखो, टाइट्रेशन का कंसेप्ट बना हुआ है ना, तो वैसे ही चलने देना। अरे हाँ सर, पता है कि टाइट्रेशन में एक टाइट्रेंट लेना है, और टाइट्रेंट को ब्यूरेट के अंदर लेना है। नीचे हमारा फ्लास्क होता है, उसमें एनालाइट सॉल्यूशन होता है, उसमें हम इंडिकेटर की 2 से 3 बूंद डालते हैं। आपने ये भी बोला था कि जब ब्यूरेट में टाइट्रेंट को फिल करो तो बबल नहीं आने देना, इनिशियल रीडिंग को मार्क कर लेना, और वो जो एनालाइट है, वो जो फ्लास्क है, उसको व्हाइट टाइल पे रखना ताकि कलर चेंज इजीली ऑब्जर्व हो जाए। पता है सर? और हमें ये भी पता है कि वीक एसिड और वीक बेस के केस में हम एक्वस टाइट्रेशन से रिजल्ट नहीं ला पा रहे थे, इसलिए हमने करा था नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ये भी हमें पता है। अब आप तो मुद्दे पे आओ, लेक्चर शुरू करो, ज्यादा देर मत करो, हमें बहुत जल्दी है वैसे भी। देखो, लेक्चर तो शुरू हो जाएगा, पर रिवीजन जरूरी है। जब तक रिवाइज करोगे तब तक याद रहेगा कि हाँ टॉपिक थे यार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 1, जिसको बोलेंगे कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। अब यहां पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, और ये आपके पास दूसरा सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन लेट सपोज हाइड्रोजन क्लोराइड का है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, और ये सॉल्यूशन लेट सपोज सोडियम क्लोराइड का है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर HCl है तो वो कैसे डिसोसिएट होगा? H प्लस और Cl माइनस में, और NaCl है तो वो कैसे डिसोसिएट होगा? Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, तो हमें यहां पर यह देखना है कि किस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा है। क्या देखना है? किस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा है, मतलब कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो ज्यादा करंट प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक एनालाइट सॉल्यूशन है, पर हमें इंडिकेटर से उसका एंड पॉइंट पता नहीं लग पा रहा, या फिर वो कलर अच्छे से चेंज नहीं कर पा रहा, तो उसका हमें शार्प एंड पॉइंट नहीं मिल पा रहा। वीक एसिड वीक बेस के केस में भी नहीं मिल पा रहा था। तो उस कंडीशन में कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन करते हैं, और कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन में हम कैसे पता लगाते हैं? हम करंट के बेसिस पे पता लगाते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन कितना इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है। लेट सपोज आपके पास 2 सॉल्यूशन है, एक हाइड्रोजन क्लोराइड का है, एक सोडियम क्लोराइड का है। अब यहां पर जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगा, मतलब उसकी एबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करने की। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब एक बात और ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी जो होती है, वो 2-3 चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला, ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना। देखो, मूवी देखते हो सस्पेंस वाली, थ्रिलर वाली, तो उसमें क्या होता है?
कि पूरी मूवी में सस्पेंस रहता है, सस्पेंस रहता है, पर लास्ट में जाके आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है। दृश्यम देखी होगी, है ना? तो पूरी मूवी में सस्पेंस और लास्ट में सब कुछ क्लियर हो जाता है कि अच्छा ऐसा ऐसे हुआ था। तो बस इसको भी मूवी की तरह देखो, शांति से सुनते जाओ। मुझे पता है आपके लिए नया टॉपिक है, मुझे पता है आप में से कुछ बायोलॉजी वाले भी हैं, ठीक है? तो बस आपको शांति से सुनते जाना है, आपको सब कुछ क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए सर, आपने इतना दिलासा दिया, अच्छी बात है। अभी बता दो, ज्यादा देर मत करो। देखो ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला, हमारे पास कई सारे सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन क्लोराइड का है, सोडियम क्लोराइड का है, और भी कई तरह के सॉल्यूशन है। हमें देखना है कि किस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा है, मतलब कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसकी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी अच्छी है। अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, इसमें है HCl, और यहाँ पर दूसरा सॉल्यूशन है, इसमें भी है HCl। पर ये जो HCl का सॉल्यूशन है ये कॉन्सेंट्रेटेड है। कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड। और ये वाला जो है डाइल्यूट है ना? अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब इस सॉल्यूशन में HCl बहुत ज्यादा है, और अगर ये डाइल्यूट है मतलब यहाँ पर बहुत ही कम HCl है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो ज्यादा HCl होने की वजह से, HCl यहाँ पर ज्यादा है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ज्यादा H+ और Cl- में डिसोसिएट होगा। मतलब जितना ज्यादा HCl होगा उतना ज्यादा H+ और Cl- बनेगा, और जितना ज्यादा H+ और Cl- बनेगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पता करना है तो आपको सबसे पहले देखना है कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगा। उसके बाद हो गया फ्री आयन। फ्री आयन ये होते हैं, देखो मान लीजिए कंसंट्रेशन तो है पर किसी कारण से ये ब्रेक ही नहीं हो पा रहे, तो अगर ये ब्रेक नहीं हो पाएंगे तो करंट आ ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे फ्री आयन, फ्री आयन भी कैसे होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब मान लीजिए कंसंट्रेशन भी अच्छा है, फ्री आयन भी अच्छे है, पर ये फ्री आयन एक जगह रुके हुए हैं, ऐसे रुके हुए हैं। मैं तो नहीं जा रहा इधर, मैं नहीं जा रहा उधर, मतलब ये स्टैटिक है, ये मूवेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, आयंस ज्यादा बनने चाहिए, आयंस की मोबिलिटी भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मोबिलिटी, मूवमेंट होना चाहिए। तो आयंस का मूवमेंट भी होना चाहिए, मोबिलिटी भी होनी चाहिए। और फोर्थ वन क्या है? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर होगा तभी ये जल्दी जल्दी टूटेंगे और तभी ये जल्दी जल्दी मूवेबल होंगे। तो हमने क्या देखा? कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, फ्री आयन ज्यादा बनने चाहिए, आयन जो बन रहे हैं उनकी मोबिलिटी होनी चाहिए, उनमें मूवमेंट होना चाहिए, और टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। अगर ये चार प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर है मतलब कि उस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक है सर, क्लियर हो गया? हुआ क्लियर? अब बस ध्यान से सुनते जाना। यहां पर आपको नाम दे रखा है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। यूनिट 5 में आपको क्या दे रखा है? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। मतलब यहां पर जो भी केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे HCl है, HCl टूट रहा है H+ और Cl- में, तो ये जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है ये केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, जब आयंस टूट रहे हैं, जब आपका हाइड्रोजन क्लोराइड आयंस में टूट रहा है, फिर वो आयन मोबाइल हो रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर ज्यादा भी है, तो ये सारी कंडीशन फेवरेबल होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन से एक इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस करने में। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर जो केमिकल एनर्जी होती है, जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, वो टूट कर H+ Cl- में कन्वर्ट होता है, आयंस में कन्वर्ट होता है। उन आयंस की मोबिलिटी भी अच्छी होती है, तो उसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां पर नाम से पता लगना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब यहां पर जो केमिकल एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए, लेट सपोज यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला HCl, ये है आपका पानी, दिस इज योर वाटर।
और यहाँ पर आपको तोड़ना है HCl को। तो HCl कैसे ब्रेक होता है? H+ और Cl- में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं? 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड 1, ये इलेक्ट्रोड 2, ये माइनस चार्ज का है, ये प्लस चार्ज का है ना। अब आप इसमें से बताइए कैथोड कौन है और एनोड कौन है? तो कैथोड है ये, दिस इज योर कैथोड इलेक्ट्रोड, नेगेटिव वाला, एंड दिस इज योर एनोड इलेक्ट्रोड। देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर इलेक्ट्रोड कैथोड नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, कैथोड अगर इलेक्ट्रोड के केस में आ रहा है, आपको पूछा जाए कि आपके पास एक इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज का है, आपको पूछा जाए कि आपके पास एक इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज का है, तो हमेशा एक ही बात याद रखना, इलेक्ट्रोड है अगर नेगेटिव चार्ज का है तो कैथोड कैथोड कैथोड, और इलेक्ट्रोड अगर पॉजिटिव चार्ज का है तो एनोड एनोड एनोड, ठीक है। यहां पर इन दोनों को कनेक्ट कर रखा है। अब बताइए जो हाइड्रोजन क्लोराइड था वो कैसे टूटेगा? H+ और Cl- में। और दुनिया की फितरत है, रीति रिवाज है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट ईच अदर, वैसे ही अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक बात बताइए, ये H+ है, प्लस है तो किसकी तरफ जाएगा? माइनस की तरफ जाएगा। ये बलम पिचकारी नहीं थी, प्लस है तो किसकी तरफ जाएगा? माइनस की तरफ जाएगा। अब माइनस कौन है? कैथोड, तो ये जा रहा है कैथोड की तरफ। हाइड्रोजन बोल रहा है मैं आ रहा हूं, आपका सगा संबंधी हूं, मैं पॉजिटिव हूं, आप नेगेटिव है, मिलकर अच्छा घर बनाएंगे, ठीक है। ये क्लोराइड माइनस है, तो माइनस है तो किसकी तरफ जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज है। तो आप देख सकते हैं क्लोराइड जो है एनोड की तरफ जा रहा है, यहां पर भी मैंने क्लोराइड को एनोड की तरफ ही भेज रखा है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आपका इलेक्ट्रोड है, अगर वो नेगेटिवली चार्ज है, तो उसको क्या बोलोगे आप? कैथोड, ठीक है। और यहां पर अगर कोई भी कंपाउंड ब्रेक हो रहा है तो ये क्या बन रहा है? केटाइन, दिस इज योर केटायन एंड दिस इज योर एनायन, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आप ये भी बोल सकते हैं केटाइन जो है कैथोड की तरफ जाएगा, तो ऐसे याद रख लो C केटाइन किसके पास जाएगा? कैथोड की तरफ। केटाइन कैसा होता है? पॉजिटिव। कैथोड इलेक्ट्रोड कैसा होता है? नेगेटिव। तो केटाइन कैथोड की तरफ, एनाइन एनोड की तरफ, C से C, A से A, खत्म, है ना। ठीक है, ठीक है सर, आपने बोला कि हमने HCl डाला, हमने HCl को डिसोसिएट भी कर दिया, वो आयंस में भी ब्रेक हो गया, H+ Cl-, वो आयंस मूवेबल भी है, वो मूव करके इलेक्ट्रोड के पास भी जा रहे हैं। तो जब ये आयंस आपस में मूव करके इधर उधर मूवमेंट करेंगे, इधर उधर मूवमेंट करेंगे, इधर उधर इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, तो यहां पर एक सर्किट कंप्लीट होगा। क्या कंप्लीट होगा? सर्किट कंप्लीट होगा। और जब भी कोई सर्किट कंप्लीट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। आपने बल्ब जलाया होगा घर में, अगर कोई भी एक तार कट गया, या चूहे ने काट दिया, या गलती से कट गया, तो उसके बाद उस तार को जब तक जोड़ोगी नहीं तब तक बल्ब जल जाएगा क्या? नहीं जलेगा ना। तो एक सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना। तो यहां पर सर्किट कंप्लीट कर कौन रहा है? यहां पर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए मूवेबल आयन, फ्री आयन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ज्यादा हो, अच्छी बात है। आयंस में ब्रेक हो रहा, और अच्छी बात है। पर आयंस मूवेबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? मूवेबल होने चाहिए, क्योंकि जब आयंस मूव करेंगे अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे, तभी जाकर एक सर्किट कंप्लीट होगा और करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है सर। क्लियर हुआ इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस का। अब देखो, हम आप वापस आ जाते हैं कंडक्टोमेट्री पे। तो कंडक्टोमेट्री में हमने क्या देखा था कि सर आपने ये बोला है कि कंडक्टोमेट्री एक तरह का प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस, जहां पर हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, और अलग अलग सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पता करते हैं। हम ये पता करते हैं कि किस सॉल्यूशन की कितनी एबिलिटी है करंट प्रोड्यूस करने की। जैसे आपने देखा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड जब ब्रेक हो रहा है, आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, मूवेबल हो रहा है, तो वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमें यही देखना है कि किस सॉल्यूशन की कितनी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है करंट को प्रोड्यूस करने की, उसे बोलेंगे कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। और प्रोसेस को बोलेंगे कंडक्टोमेट्री, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर हम क्या क्या देखेंगे वो भी देख लो। इंट्रोडक्शन, कंडक्टिविटी सेल, मतलब कि वही आपका इलेक्ट्रोड वगैरह लगा के देखेंगे। फिर देखेंगे टाइट्रेशन कैसे हो रही है, फिर एप्लीकेशन, खत्म, है ना। तो एक डायग्राम आएगा, वो अच्छे से समझेंगे। अभी देखो यहाँ पर वही है, कैथोड नेगेटिव चार्ज, एनोड
पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर NaCl को तोड़ रखा है तो Na किसकी तरफ जाएगा, Na पॉजिटिवली चार्ज है तो कैथोड की तरफ, और Cl माइनस चार्ज है तो एनोड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब ये सर्किट कंप्लीट होता है, जब ये आयंस का मूवमेंट हो रहा है, जब ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो उस कंडीशन में कितना इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, कितना कंडक्टेंस यहाँ पर आ रहा है। आप देख सकते हैं, मेजर द कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, मतलब इस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, इस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है, मतलब ये कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हमें मेजर करना है। ठीक है, और मेजर करने के लिए आपको चाहिए कंडक्टोमीटर। ध्यान से सुनो, किसी भी सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल करंट मेजर करना है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री इज अ प्रोसेस जहां पर हम किसी भी सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पता करेंगे, और पता किसकी मदद से करेंगे, कंडक्टोमीटर की मदद से पता करेंगे। और यहां पर मैंने आपको वही सारी बातें बता रखी है कि अगर आपको अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस चाहिए तो फ्री आयंस होने चाहिए, कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए, मोबिलिटी होनी चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे डिसोसिएट जल्दी होगा, आयंस मूवेबल जल्दी होंगे और जल्दी इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करेंगे और अच्छा इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है यहाँ पर AC, है ना। अब देखो कंडक्टोमेट्री में वही लिखा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। ठीक है, ये कंडक्टिविटी जो है इन्फ्लुएंस होती है कंसंट्रेशन से और आयंस की मोबिलिटी से। ज़्यादा से ज़्यादा फ्री आयंस होने चाहिए, कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए और मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए आयंस की। अब ये जो कंडक्टोमेट्री मेजरमेंट है ये कहाँ कहाँ पर वाइडली यूज होता है। कंडक्टोमेट्री जो है आपके केमिस्ट्री फील्ड में, एनवायरमेंटल साइंस में और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में वाइडली यूज होता है। आई रिपीट, केमिस्ट्री फील्ड में, एनवायरमेंटल साइंस में और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। उसके बाद आपको दे रखा है कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या होता है सर, कंडक्टेंस अभी तो आपने बताया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मतलब किसी भी सॉल्यूशन की करंट को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कि कोई भी सॉल्यूशन कितना करंट प्रोड्यूस कर सकता है, उसे ही कंडक्टेंस कहते हैं। तो कंडक्टेंस फॉलोज ओम्स लॉ। सर ओम्स लॉ, क्लास 12th फिजिक्स, बिल्कुल। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR, वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, उसको निकालो I को, तो I निकालने के लिए क्या करोगे, आप R को नीचे भेज दोगे, तो I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, अब आपको एक बात दिख रही है कि अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका करंट कम हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, और आप चाहोगे क्या कि आपके करंट के फ्लो में रुकावट आए, नहीं चाहोगे ना, तो हमेशा रेजिस्टेंस को कम रखना। आप देख सकते हैं I इक्वल्स टू V/R, तो हमेशा रेजिस्टेंस को कम रखना। जब रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट अपने आप ज्यादा हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर है। तो यहां पर लिखा हुआ है करंट बढ़ेगा मतलब रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो आपको इतना सा बोलना है कि कंडक्टेंस फॉलोज ओम्स लॉ, और कंडक्टेंस को डिनोट किससे करते हैं, G से, कैपिटल G से। ठीक है, और यहां पर आपको यही लिखा है कंडक्टेंस मतलब कि करंट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, कैपेबिलिटी। तो करंट प्रोड्यूस करना है तो रेजिस्टेंस तो कम ही होना चाहिए ना, तभी करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। खत्म। ठीक है, नेक्स्ट अब ये देखो इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कंडक्टोमीटर। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस पता करना है तो कंडक्टेंस किससे पता करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किससे पता करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमीटर। सो दिस इज योर कंडक्टोमीटर, और यहां पर ही मैं आपको कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना, कंडक्टोमीटर किस लिए है, कंडक्टोमीटर है कि कोई भी सॉल्यूशन कितना करंट पास कर रहा है उस करंट को मेजर करने के लिए कंडक्टोमीटर है। प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडक्टोमेट्री। जो मेजर करता है उसको क्या कहेंगे, कंडक्टोमीटर। तो चलिए ध्यान से सुनना, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो देखो कंडक्टोमीटर में कई सारी चीजें आपको दिखा रखी है, जैसे कि डिजिटल डिस्प्ले, रेंज सिलेक्टर, कैलिब्रेटर और पावर स्विच। अब नाम से पता लगना चाहिए, डिजिटल डिस्प्ले मतलब कि डिजिटली यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्प्ले होने वाला है, कुछ ना कुछ शो होने वाला है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंडक्टोमीटर। कंडक्टोमीटर क्या करता है, किसी भी सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को बताता है कि वो सॉल्यूशन कितना करंट जनरेट कर सकता है। तो जो भी करंट जनरेट होगा उसकी जितनी भी रीडिंग्स होगी वो सब आपको शो होगी डिजिटल डिस्प्ले पे। तो डिजिटल डिस्प्ले पे
आपको करंट की रीडिंग शो होती है। उसके बाद आपको दे रखा है रेंज सिलेक्टर। मैंने आपको बोला कि अलग अलग सॉल्यूशन होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो अलग अलग सॉल्यूशन के लिए अलग अलग रेंज होती है, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर होता है कैलिब्रेटर। किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले हमें उसे कैलिब्रेट करना जरूरी होता है। मतलब कि हम उसे ब्लैंक रन कराते हैं, खाली चलाकर देखते हैं कि वो इक्विपमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो होता है कैलिब्रेट करना, कैलिब्रेशन करना। ये है आपका पावर स्विच, इससे आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपके पास है डिजिटल डिस्प्ले, आपके पास है रेंज सिलेक्टर, आपके पास है कैलिब्रेटर, आपके पास है पावर स्विच। अब यहाँ पर आपको कंडक्टोमीटर के साथ टाइट्रेशन भी दिखा रखा है, ध्यान से देखना। टाइट्रेशन में क्या करना होता है? अरे सर पता है, ब्यूरेट लेंगे, ब्यूरेट के अंदर टाइट्रेंट लेंगे, नीचे आपका एनालाइट सॉल्यूशन होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं नीचे आपको एसिड दे रखा है। अब एसिड में आप यहाँ पर ले लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे तो आपको CH3COOH दे रखा है, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, वरना आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं। उसके बाद ऊपर आपको दे रखा है बेस। बेस में आपको NH4OH दे रखा है, आप चाहें तो यहाँ पर NaOH ले सकते हैं, जो कि आपको अच्छे से आता है। तो आपके पास बेस हो गया NaOH, आपके पास एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो टाइट्रेशन स्टार्ट होगा, तो टाइट्रेशन में क्या होता है? धीरे धीरे टाइट्रेंट जो है नीचे आना शुरू होता है, एनालाइट सॉल्यूशन में आना शुरू होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे जो आपका NaOH है वो नीचे एसिडिक मीडियम में आना शुरू होगा। ठीक है, धीरे धीरे बेस जो है नीचे आना शुरू होगा। ये तो हो गया आपका टाइट्रेंट, ये हो गया आपका एनालाइट। तो जैसे जैसे टाइट्रेंट एनालाइट में आएगा, वैसे वैसे ये बेस जो है इस एसिड को न्यूट्रल करता जाएगा। बेस कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिड कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है इस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड ने इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पूरी तरह से न्यूट्रल कर दिया होगा। अब यहां पर हमको इंडिकेटर तो यूज ले नहीं रहे, फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, जो हमें पता लग जाएगा। यहां पर तो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की मदद से पता करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो टाइट्रेशन तो आपको आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसको हम ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे हमारे एनालाइट सॉल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप, और एनालाइट सॉल्यूशन हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल वाली रिएक्शन होने वाली है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने वाली है ना। अब यहाँ पर आपको अलग अलग एसिड दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर आपको मैंने बेस की जगह यूज ले रखा है NH4OH, और एसिड की जगह CH3COOH। आप जैसा चाहो बेस एसिड यूज ले सकते हो। यहाँ पर मैंने NH4OH और CH3COOH से भी बता रखा है, और अभी मैंने आपको NaOH और HCl से भी बता दिया। ठीक है, तो आपको इतना तो पता है कि धीरे धीरे टाइट्रेंट ऐड होगा, एनालाइट के सॉल्यूशन में टाइट्रेंट जाएगा, और जो एनालाइट का सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होता जाएगा। ये आपको पता है ना। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए कि बेस आ रहा है एसिड में, तो एसिड न्यूट्रल होता जा रहा है, और एक कंडीशन ऐसी होगी जब एसिड पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाएगा और बेस ऐड होता जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की मदद से पता करना है। तो लेट सपोज आपके पास सॉल्यूशन था नीचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ऊपर आपके पास टाइट्रेंट था NaOH। क्या टाइट्रेंट था यहाँ पर? NaOH। अब ध्यान से देखना, जैसे जैसे NaOH ऐड होता जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रल होता जाएगा। पर एक कंडीशन ऐसी मानता हूं कि अभी NaOH है ही नहीं, अभी हमारे पास सॉल्यूशन में सिर्फ क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हमने टाइट्रेंट को डालना नहीं स्टार्ट करा। लेट सपोज कि अभी हमने टाइट्रेंट को डालना स्टार्ट ही नहीं करा, हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो डिसोसिएट होगा, आयंस में कन्वर्ट होगा, H+Cl-, और वो आयंस मोबाइल नेचर के होंगे, मूवमेंट करेंगे, और जैसे ही वो आयन मूवमेंट करेंगे, वो आयन किसकी तरफ मूवमेंट करेंगे? अपोजिट चार्जेस की तरफ। मैंने आपको पहले ही बताया। तो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको दो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं। एक इलेक्ट्रोड ये रहा, एक सेकेंड, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, दो इलेक्ट्रोड है यहाँ पर। ठीक है, आपको पता है कि एक तो कैथोड होने वाला है, एक एनोड होने वाला है, और H+Cl- टूटेगा तो अलग अलग इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। ठीक है, ये वो कंडीशन है जब हमने टाइट्रेंट को ऐड करना शुरू नहीं किया। अभी टाइट्रेंट का कोई रोल नहीं है, अभी सिर्फ एनालाइट सॉल्यूशन है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो डिसोसिएट हो रहा है H+Cl- में, और डिसोसिएट होने के बाद
आयंस जो है मोबाइल नेचर के हैं, मूवमेंट करेंगे अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड चार्ज की तरफ। ये मैंने आपको पूरी कहानी पहले भी बता रखी है। तो जैसे ही यहाँ पर मूवमेंट होगा, यहाँ पर जो है करंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जब ये मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है तो एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और जैसे ये सर्किट कंप्लीट होता है करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो वो जो भी करंट फ्लो होगा उसकी रीडिंग यहाँ आ जाएगी। लेट सपोज करंट आया 61, 62, ठीक है, इस आसपास करंट आया, रीडिंग आई इसकी, लेट सपोज। ठीक है सर, आपने बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अभी तक कोई भी टाइट्रेट रेड नहीं किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्रेक होगा, H+Cl- जो है मूवमेंट करेंगे, इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, सर्किट कंप्लीट होगा, करंट जनरेट होगा। आपने बोला लेट सपोज 61 करंट जनरेट हुआ, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, धीरे धीरे टाइट्रेंट को ऐड करना शुरू करना है। अब देखो कहानी में ट्विस्ट, अभी तक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, पर अब धीरे धीरे क्या करेंगे, NaOH को ऐड करना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे यहाँ पर NaOH ऐड होना शुरू होगा, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, कमजोर होना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, पर उधर से भी तो स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है, और स्ट्रॉन्ग बेस की ज्यादा अमाउंट है, तो स्ट्रॉन्ग बेस आता जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को खत्म करता जाएगा, न्यूट्रल करता जाएगा, न्यूट्रल करता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब स्ट्रॉन्ग बेस ने पूरी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रल कर दिया, है ना, फिर स्ट्रॉन्ग बेस का ही राज होगा। ये बात आपको पता है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे ये कहानी शुरू होगी, जैसे जैसे NaOH आता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पर रीडिंग में चेंज आता जाएगा, क्योंकि पहले तो किसकी रीडिंग थी, सिर्फ हाइड्रोजन क्लोराइड की, पर अभी रीडिंग चेंज होने लग जाएगी, फ्लक्चुएट होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड कम ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर रीडिंग में चेंज आएगा। लेट सपोज 62 हो गई, 63 हो गई, 64 हो गई, 65 हो गई, रीडिंग में चेंज आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि NaOH ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड को न्यूट्रल करता जा रहा है। अब एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब NaOH और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, मतलब NaOH जो है हाइड्रोजन क्लोराइड को पूरी तरह से न्यूट्रल कर देगा, है ना, वो कंडीशन आएगी जिससे हम एंड पॉइंट कहते हैं। याद है ना कि हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। पहले तो हमें इंडिकेटर की मदद से पता लग जाता था, पर यहां पर कैसे पता लगेगा, ध्यान से सुनना। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब NaOH ने पूरी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड को न्यूट्रल कर दिया। अब वो कंडीशन कैसे पता लगेगी, तो ध्यान रखना, आपकी रीडिंग जो है थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही थी ना शुरू में, 61, 62, 63, एकदम सडन चेंज आके एक बड़ा फ्लक्चुएशन आपको दिखे, डायरेक्ट 70 पे पहुंच गए, तो एक बड़ा फ्लक्चुएशन, एक बड़ा चेंज आपको दिखे, तो वही चेंज आपका एंड पॉइंट होता है। क्या होता है? आपका एंड पॉइंट होता है। और उसके बाद जब आपका एंड पॉइंट आ जाएगा, और अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करता जाऊंगा, नीचे डालता जाऊंगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, Na+ और OH- यही हो जाएगा ना, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड आता जा रहा है। तो फिर जो करंट जनरेट होगा, ये अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से हो रहा है। पहले जो करंट जनरेट हो रहा था वो हाइड्रोजन क्लोराइड की वजह से हो रहा था, बाद में जो करंट जनरेट हो रहा है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से हो रहा है। और बीच में हमारा है इक्विवेलेंस पॉइंट, हमारा न्यूट्रल पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ने हाइड्रोजन क्लोराइड को पूरी तरह से न्यूट्रल कर दिया है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम एंड पॉइंट पता करते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, पूरी टाइट्रेशन ही है ना। टाइट्रेशन देखो, आप बेस ऐड कर रहे हैं एसिड में, बस यहाँ पर क्या फर्क करा कि 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, और 2 इलेक्ट्रोड लगाने की वजह से जो आयंस ब्रेक हो रहे थे वो आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे जा रहे हैं, अपने अपने चार्ज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फिर उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, उसकी रीडिंग से हमें पता लग गया एक शार्प, एक सडन चेंज आ रहा है, तो उसी को हमने कह दिया एंड पॉइंट। तो ये जो आपका है ना, ये इलेक्ट्रोड वाला कंसेप्ट, ये है कंडक्टिव सेल, दिस इज योर कंडक्टिव सेल। और ये जो आपका टाइट्रेशन हो रहा है ना, दिस इज योर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडक्टिविटी सेल से टाइट्रेशन की मदद से एंड पॉइंट पता लगाया। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको दे रखा है कंडक्टिविटी सेल, तो आप देख सकते हैं कंडक्टिविटी सेल क्या है, ये आपका जो ये कंसेप्ट है ना इलेक्ट्रोड वाला, दिस इज योर कंडक्टिविटी सेल। तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पर आपको एक कंटेनर लेना है, वो कंटेनर ग्लास का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। एक कंटेनर आपने लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड आपने डाल दिए, एक कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया। आपको भी पता है कि कैथोड जो है नेगेटिव चार्ज है, एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोड के केस में, है ना। फिर आपको यहाँ पे लिखा है कि कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, जिसको आप और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि कंडक्टिविटी प्रोब या फिर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड ही है ना ये, तो इलेक्ट्रोड के नाम से भी बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी सेल के नाम से भी बोल सकते हैं, और कंडक्टिविटी प्रोब के नाम से भी बोल सकते हैं। ये इस तरह का डिवाइस है जहां पर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का पता करते हैं। करना कुछ नहीं है, एक ग्लास का या प्लास्टिक का कंटेनर लेना है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाना है, उन इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट करना है, एक का नाम कैथोड रखा है, एक का नाम एनोड रखना है, ठीक है।
और इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस भी होना चाहिए। वो डिस्टेंस कितना होता है? वो डिस्टेंस होता है 1 सेंटीमीटर। और ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनका जो सरफेस एरिया होता है वो भी होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है सर, इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, इन दो इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर। और ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये जनरली प्लैटिनम के होते हैं। किसके होते हैं? प्लैटिनम के। प्लैटिनम का सिंबल होता है पीटी। प्लैटिनम के बने होते हैं, प्लैटिनम मेटल के। These electrodes are often coated with platinum black to enhance the conductivity. अब ध्यान से सुनना, आपका कंटेनर कौन सा होना चाहिए? ग्लास का या प्लास्टिक का। उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। ठीक है, ये कैथोड और एनोड के जो इलेक्ट्रोड होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? प्लेटिनम के बने होते हैं। अब ये जो कैथोड का इलेक्ट्रोड है, ये जो एनोड का इलेक्ट्रोड है जो कि प्लेटिनम का बना हुआ है, इसके ऊपर हम कोटिंग भी करते हैं। और ये जो कोटिंग होती है ये भी प्लेटिनम की होती है। बने किसके हैं? प्लेटिनम के ही बने हैं, पर इनके ऊपर जो कोटिंग होगी वो भी किसकी होगी? प्लेटिनम की ही होगी। और ये कोटिंग से पता है क्या फायदा है? इस कोटिंग से सरफेस एरिया बढ़ता है और यहां पर इलेक्ट्रिकल करंट अच्छे से जनरेट होता है। ठीक है, कंडक्टिविटी ज्यादा जनरेट होती है। तो आपको मैंने बोला कि एक कंटेनर है, कंटेनर ग्लास या प्लास्टिक का है, उसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है एक एनोड है, दोनों को कनेक्ट कर रखा है। दोनों की जो कवरिंग है वो प्लेटिनम की है, दोनों बने भी प्लेटिनम के हैं और दोनों की कवरिंग भी जो है प्लेटिनम की है। ठीक है, और प्लेटिनम की कवरिंग होने से क्या फायदा है कि आपका जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोटिंग की वजह से, ये जो प्लेटिनम की कोटिंग हुई है इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ा है और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ी है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर, इनका सरफेस एरिया होता है 1 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो, तो ये कंडक्टिविटी सेल है आपका। ये जो सेल आपको दिखाया ना मैंने आपको बता दिया कि दोनों इलेक्ट्रोड है, दोनों प्लेटिनम के बने हैं, इनके ऊपर कवरिंग भी प्लेटिनम की होती है जिससे इनका सरफेस एरिया बढ़ता है, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, इनके बीच में गैप 1 सेंटीमीटर का होता है, इनका सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर का होता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये जो कंटेनर है ये ग्लास या प्लास्टिक का होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड आप डिप करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन मैंने आपको बता ही दिया कि आपके पास बेस है, उस बेस को धीरे धीरे आप एसिड में ऐड कर रहे हैं, है ना। बेस आपका NaOH ले लो आप, लेट सपोज, और एसिड आपका HCl ले लो। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये बेस जो है एसिड को कंप्लीट न्यूट्रल कर देगा। फिर उसको हम कैसे पता लगेंगे? कंडक्टोमीटर में एक सडन चेंज आएगा, एक रीडिंग में सडन चेंज आएगा, 61, 62, 63, एकदम 70 आ गया। तो ये जो एकदम चेंज आया ना, मतलब कि हमें पता लग गया कि ये जो रीडिंग है ना यही आपकी एंड पॉइंट है। उसके बाद 71, 72 भी आएगा, पर वो फिर बेस ऐड होता जाएगा ना, तो बेस का आएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको ग्राफ्स दे रखे हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के, तो बहुत ही इजी ग्राफ से बड़ा मजा आने वाला है। वही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, वही सारे ग्राफ है। पर न्यूट्रलाइजेशन के ग्राफ अलग है, वहां पर अलग चीज हो रही है। वो न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स हैं जो आपने पढ़े थे, ये आपके अलग है, ये आपके कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के ग्राफ्स हैं। हालांकि है वही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, है वही, पर यहाँ पर ग्राफ्स अलग बनेंगे क्योंकि ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से हमने पता करें। वहां पर तो इंडिकेटर था, यहाँ पर करंट की रीडिंग है। तो देखो ध्यान से सुनना, लेट सपोज सबसे पहला एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है नीचे, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कि HCl है, HCl है तो कैसे टूटेगा? H+ और Cl- में टूटेगा, पता है ना। और H+ Cl- जो है मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट की वजह से इनका करंट जनरेट होगा, होगा नहीं होगा? इनका करंट जनरेट होगा। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब कि अच्छा करंट शो करेगा, अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस लाएगा। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ग्राफ है और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट का ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अच्छा खासा था, है ना। ऊपर से शुरू हो रहा है, आप देखिए ऊपर से शुरू हो रहा है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस था शुरू में। फिर क्या हुआ? जैसे जैसे हमने बेस ऐड करना शुरू करा, अब बेस भी सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जैसे जैसे हमने बेस ऐड करना शुरू करा उसने इस स्ट्रॉन्ग एसिड को कमजोर कर दिया। जब स्ट्रॉन्ग एसिड कमजोर हो जाएगा तो क्या वो पहले की तरह करंट शो कर पाएगा? नहीं सर, पहले तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, उसको कोई रोकने वाला नहीं था, तो इसका ग्राफ ऊपर से शुरू हो रहा है। पर जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आता जाएगा, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कमजोर होता जाएगा, तो इसका ग्राफ देखो नीचे आता जा रहा है, करंट जो है कम होता जा रहा है, 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 यहाँ आ गया। तो ये वो कंडीशन है जहां पर आपका एसिड जो है, जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, वो कंप्लीटली न्यूट्रल हो गया बेचारा, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया आपका, है ना। अब आप फिर भी नहीं माने, आपने NaOH ऐड करते गए,
NaOH जो आप ऐड करते गए, नीचे का एसिड तो पूरा खत्म हो गया, एसिड पूरा खत्म हो गया, फिर भी आप NaOH ऐड करते गए, तो अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा Na प्लस और OH माइनस, और ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी करंट के साथ जनरेट करेगा, अच्छा जनरेट करेगा। तो आप देख सकते हैं ग्राफ वापस ऊपर जा रहा है, और ग्राफ ऊपर जा रहा है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से करंट भी अच्छा आ रहा है, इसलिए वापस ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो शुरू में ग्राफ नीचे क्यों आ रहा था, शुरू में ग्राफ तो स्टार्ट ऊपर से ही हुआ था क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था, पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था क्योंकि बेस आ रहा था। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बेस ऐड आता जा रहा है, बेस ऐड होता जा रहा है हमारे एनालाइट में, और बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है तो वापस ऊपर की तरफ करंट जनरेट होगा, वापस करंट बढ़ता जाएगा क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। अब एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, बेस कैसा है, वीक। तो लेट सपोज स्टार्ट करते हैं मामला, यहां पर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका वीक बेस है। ठीक है, अब देखो एसिड स्ट्रॉन्ग था तो जो करंट आ रहा था वो आप देख सकते हो ऊपर से आ रहा है, कंडक्टेंस ऊपर से आ रहा है। फिर क्या हुआ, हालांकि वीक बेस है पर बेस तो है ना, और बेस अगर ज्यादा मात्रा में डालते जाएंगे तो एसिड को न्यूट्रल धीरे धीरे करता जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड था, कंडक्टेंस ऊपर से आ रहा है, पर धीरे धीरे ये न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा है, इक्विवेलेंस पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि वीक बेस ऐड होता जा रहा है। अब बेचारा वीक बेस है, मान लो किसने एसिड को न्यूट्रल कर भी दिया, ये न्यूट्रल पॉइंट आ भी गया, ये इक्विवेलेंस पॉइंट आ भी गया, ये एंड पॉइंट आ भी गया, पर अब नीचे जो आएगा वो कौन है, वीक बेस। और अगर वो वीक बेस है तो क्या वो अच्छा करंट प्रोड्यूस कर पाएगा, नहीं। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ वापस ऊपर नहीं गया क्योंकि वीक बेस है, ये बेचारा सीधा चला गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अभी एसिड कैसा है, वीक है, तो नीचे जो हमारा एसिड है वो वीक है और ऊपर जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है ना। अब वीक एसिड है तो करंट अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो ग्राफ ऊपर से तो चालू नहीं करूंगा, नीचे से चालू करूंगा क्योंकि कंडक्टेंस बहुत ही कम है। तो आप देख सकते हैं नीचे से ग्राफ चालू हो रहा है, तो ये वीक एसिड लिख दिया इसके ऊपर मैंने WA। उसके बाद ये वीक एसिड है और बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो बेस फटाफट इसको न्यूट्रल कर देगा, तो न्यूट्रल पॉइंट आ गया। अब बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेस नीचे आएगा आएगा आएगा, बेस है आपका NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, अब नीचे आएगा आएगा आएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, Na प्लस OH माइनस, और इसकी कंडक्टिविटी अच्छी खासी है, तो ये ग्राफ वापस ऊपर चला गया क्योंकि बेस तो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, वीक एसिड वीक बेस। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, नीचे जो एसिड है वो कौन सा है, वीक एसिड, ऊपर जो बेस है वो कौन सा है, वीक बेस। वीक एसिड की कंडक्टेंस सर बिल्कुल कम होगी, ये कम हो गई है ना। फिर एक न्यूट्रल पॉइंट आ गया, ये न्यूट्रल पॉइंट आ गया ड्यू टू वीक बेस, है ना। अब फिर वीक बेस आता जाएगा, पर है तो वीक ही, तो इतना सा, मतलब इतना से ही चेंज आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, वीक एसिड था तो कंडक्टेंस बिल्कुल नीचे से शुरू हो रही है ना, ये नीचे से शुरू हो रही है। फिर ये न्यूट्रल पॉइंट आ गया, ये न्यूट्रल पॉइंट आ गया, फिर वीक बेस आना शुरू हुआ, तो ये वापस इतना जाके खत्म हो गया, बस खत्म हो गया। पर अब वीक बेस जो है आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। लेट सपोज वीक बेस आता जा रहा है, 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 और यहाँ पर क्या हो रहा है, वीक बेस की कंसंट्रेशन बढ़ गई। और वीक बेस की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब कि आयन ज्यादा बनेंगे, आयन ज्यादा बनेंगे मतलब कि मोबिलिटी ज्यादा होगी, मोबिलिटी ज्यादा होगी मतलब कि करंट ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे फिर धीरे 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 बढ़ रहा है। क्लियर, इस तरह से होता है। ये एंड पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, ये किसने लिखा है, यहाँ आएगा एंड पॉइंट, दिस इज योर एंड पॉइंट, मैं सही कर दूंगा नोट्स में, ठीक है, दिस इज योर एंड पॉइंट, ये यहाँ नहीं आएगा। क्लियर है, तो ये आपका वीक एसिड वीक बेस का भी ग्राफ हो गया। चलिए, अब उसके बाद आपको एप्लीकेशंस दे रखी है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की। तो एप्लीकेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन यू कैन चेक द, और वी कैन से यू कैन मेजर द TDS ऑफ वाटर। वाटर का कितना TDS है, TDS का मतलब होता है टोटल डिजोल्व सॉलिड, वो कितना है वाटर में, वो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, वाटर की हार्डनेस आप पता कर सकते हैं। फिर आप स्टेबिलिटी स्टडीज कर सकते हैं टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। आपका जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, लेट सपोज सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, आपका लिक्विड है, जो भी आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, अगर आपको उनकी स्टेबिलिटी स्टडीज करनी है तो विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आप कर सकते हैं। तो मतलब कि वाटर में TDS को स्टडी करना, वाटर की हार्डनेस को स्टडी करना, और साथ ही साथ स्टेबिलिटीज स्टडी करना आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्लियर, उसके बाद आपको दे रखा है
determine the concentration of active ingredient especially for compound that do not have a clear color change or end point। कोई कंपाउंड है जो कि क्लियर कलर चेंज नहीं कर पा रहा, जिसमें सही से एंड पॉइंट नहीं आ पा रहा इंडिकेटर की मदद से, तो उस कंडीशन में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर ही सकते हैं आप, है ना। यहाँ पर तो कोई कलर चेंज होगा ही नहीं, यहाँ पर तो रीडिंग्स आएगी करंट की। तो ये सारे एप्लीकेशंस हो गए। फिर एप्लीकेशन है आपका सैलिनिटी चेक कर सकते हैं, मतलब कि पानी में कितना सैलाइन नेचर का है वो, है ना, वो कितना सैलाइन है, वो कितना सोल्टी नेचर का है, वो आप चेक कर सकते हैं। फिर मेजरिंग लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल, मतलब कि जो आपके हैवी मेटल है वह कहीं किसी कंपाउंड में टॉक्सिसिटी तो नहीं कर रहे, क्योंकि हैवी मेटल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो वो टॉक्सिक नेचर के हो जाएंगे, तो उनका कंसंट्रेशन भी आप मेजर कर सकते हैं। फिर वही सॉल्ट कंटेंट को आप मेजर कर सकते हैं, वही सैलिनिटी ऑफ वाटर, ठीक है। फिर एसिडिटी मेजर करनी हो या किसी की बेसिसिटी मतलब एल्कलिनिटी मेजर करनी है तो भी आप कर सकते हैं। तो एसिडिटी, एल्कलिनिटी, एनालिसिस ऑफ सॉल्ट कंटेंट मतलब कि सैलिनिटी, और आपके हैवी मेटल का जो लेवल है वो भी आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। TDS हो गया, हार्डनेस ऑफ वाटर हो गया, स्टेबिलिटी स्टडीज हो गई, एक्टिव इंग्रेडिएंट का पता हो गया, है ना, सैलिनिटी का हो गया, हैवी मेटल्स का हो गया, सॉल्ट कंटेंट का हो गया, एसिडिटी का हो गया, अल्कलिनिटी का हो गया। साथ ही साथ यूज टू मॉनिटर द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन आयन इन ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल एंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल। देखो जो भी फ्यूल्स वगैरह है, जो भी ऑयल्स वगैरह है, उसमें भी आप कंसंट्रेशन पता कर सकते हो, कोई भी आयन का आपको करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फ्यूल है, कोई ऑयल है, अब आपको पता करना है कि इसमें इस आयन का कंसंट्रेशन कितना है, इस आयन का, कोई भी आयन है उसका कंसंट्रेशन कितना है हमारे फ्यूल में, हमारे ऑयल में, तो उसका कंसंट्रेशन भी आप पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। और क्या कर सकते हैं, दिस टेक्निक इज ऑल्सो अप्लाइड टू एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ कोरोजन इनिबिटर। आपके जो कोरोजन इनिबिटर्स होते हैं, वो कोरोजन इनिबिटर, नाम से पता लग रहा है जो जंग लगने से रोके, कोरोजन करने से रोके, तो ये कोरोजन इनिबिटर्स जो होते हैं कितने इफेक्टिव है उसका पता भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कोरोजन इनिबिटर्स कितने इफेक्टिव होते हैं उसका भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। मेजर चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन ड्यूरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है कोई भी हमारी बॉडी में, ठीक है, तो उसमें कितना आयंस का कंसंट्रेशन में चेंज हुआ, कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही है तो उसमें आयंस का कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ उसको भी आप पता कर सकते हैं। एंजाइमेटिक रिएक्शन हमारी बॉडी में पूरी चलती रहती है, सिट्रिक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस, HMP, जितनी यूरिया साइकिल, जो भी साइकिल आपको चलानी है, जो भी स्टेप आपको करनी है, हर स्टेप हर साइकिल एंजाइम से ही चलती है। तो जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है, उस एंजाइमेटिक रिएक्शन होने के दौरान हमारी बॉडी में आयंस का कितना चेंज हो रहा है उसका भी हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। और उसका पता लगाने से हमारे रिसर्चर को मदद मिलती है कि वो एंजाइम की काइनेटिक्स को अच्छे से समझे। उसके बाद चेंजेस इन आयन कंसंट्रेशन ड्यूरिंग सेलुलर ग्रोथ और मेटाबॉलिक प्रोसेस, हमारी सेल की ग्रोथ के दौरान और हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान कितना आयन की कंसंट्रेशन में चेंज हुआ, ये भी हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो देयर आर एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें मैंने आपको कुछ बताई, सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के दौरान आयन में कितना चेंज हो रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी के दौरान आयन में कितना चेंज हो रहा है, कोरोजन इनहिबिटर कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, फ्यूल एडिटिव में किसी भी आयन का कंसंट्रेशन पता करना है, एसिडिटी अल्कलिनिटी पता करनी है, सॉल्ट कंटेंट पता करना है, सैलिनिटी पता करनी है, टॉक्सिक मेटल का कंसंट्रेशन पता करना है, TDS पता करना है, हार्डनेस चेक करना है, स्टेबिलिटी स्टडीज करनी है, और वीकेंड से हमें वो स्टडी करनी है जिसमें एंड पॉइंट सही से नहीं आ पा रहा था, कलर चेंज नहीं हो पा रहा था। ऐसी टाइट्रेशंस में भी हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की हेल्प लेके यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करके हम बता सकते हैं एंड पॉइंट। ठीक है सर, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, शुरू में बड़ा बोरिंग लग रहा था पर अब मजा आ गया। आई होप आपको समझ में तो आया होगा। अगर आपको समझ में आया ना, जरूर कमेंट सेक्शन में कह के जाना कि सर समझ में आया, मजा आया तो बोल के जाना सर मजा आया, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं और अच्छे से और बेहतर तरीके से आपके सामने एक्सप्लेनेशन लेकर आ सकूं। तो ये था आज का आपका लेक्चर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, जहां पर हमने देखा कंडक्टोमेट्री, कंडक्टोमीटर, इंट्रोडक्शन, कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इट इज अ डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ग्राफ्स भी देखे हमने, है ना। तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो ये नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पर, और साथ ही साथ आप एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अगर आप एप्पल यूजर हैं तो उसके लिए भी अल्टरनेट लिंक मैंने दे रखी है, वो आप डाउनलोड करिए
और वहाँ पर ORG कोड यूज़ करिए, वो भी मेंशन है, ठीक है। एप्लीकेशन में कई तरह के कोर्सेज हैं, आप चाहें तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप चैनल, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट, मीम्स, पोल, MCQ बहुत सारी चीज़ें आएंगी। फार्मेसी की जर्नी को बहुत आसान बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो ये हुआ सारी डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक है उनके बारे में बात। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके पोटेंशियोमेट्री में। आई होप आपको मज़े आएंगे इस लेक्चर में भी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें थोड़ी सी मेरे को। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एक दिन के बाद ये लेक्चर लेके आने वाला हूँ मैं पोटेंशियोमेट्री का। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपका अपना ही चैनल है। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम, थैंक यू।